नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी बात हम करेंगे। पहली बात तो ये कि आप का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें एक नया विषय, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है और वो है संदेश लेखन। यूँ तो आप संदेश लेखन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आए दिन आप अपने मोबाइल में या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जो संदेश देते हैं, वास्तव में वही संदेश लेखन है। लेकिन जब हम उसे कुछ औपचारिकताओं के साथ, कुछ सजा के, कुछ अच्छे से लिखते हैं तो वह संपूर्ण रूप से संदेश लेखन कहलाता है। संदेश ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है, बना हुआ शब्द है। संदेश और सूचना लगभग एक जैसी प्रकृति होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। सूचना में हम बहुत ज़्यादा औपचारिक होते हैं और बहुत ज़्यादा तथ्यपरक बात हम करते हैं, जबकि संदेश में हमारी भावनाएं भरी हुई होती हैं। तो संदेश एक बहुत ही कहना चाहिए कि भावनाओं से भरा हुआ, जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो उसे हम संदेश कहते हैं। और जब सिर्फ तथ्यों से भरी हुई बात, बिल्कुल शुष्क, जिसे हम अंग्रेजी में ड्राई कहते हैं, तथ्यों से भरी हुई बात हम कहते हैं, तो वह सूचना का स्वरूप ले लेता है। कभी कभी हम जो संदेश देते हैं वो ऐसा लगता है कि वह सूचना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश जो है वो सूचना से अलग हुआ करता है। तो चलिए हम संदेश क्या है, कैसे संदेश लिखें, किस तरह से संदेशों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किस तरह का है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि परीक्षा में जो संदेश लेखन आता है वह ये नहीं आता कि संदेश के कितने प्रकार होते हैं, फला संदेश किस श्रेणी में आता है, या शोक संदेश कैसे लिखते हैं। प्रश्नोत्तर की शैली में नहीं आता संदेश लेखन। आपको कोई एक विषय दिया रहेगा, उस पर आपको संदेश लेखन करना है। आपको मूलतः यही सीखना है कि यदि कोई विषय आपको दे दिया जाए कि इस विषय पर एक संदेश लेखन कीजिए, तो आपको उतना ही सीखना है। लेकिन फिर भी चूंकि हम संदेश पढ़ रहे हैं, एक विषय के तौर पे पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है हमारा, इसलिए हम पूरी तरह से उसे समझते हैं कि संदेश क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं संदेश क्या है। संदेश प्रक्रिया। अब इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं। एक संदेश में क्या क्या होना चाहिए बच्चों, क्या क्या है इस संदेश में, इसे समझिए। देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि संदेश में भावनाएं होनी चाहिए, मन की भावनाएं, इसमें भावनाएं होनी चाहिए। आप कुछ कामना कर रहे हैं, किसी के प्रति कुछ सोच रहे हैं, अच्छी बात, बुरी बात, जो भी, बुरी बात तो नहीं, अच्छी ही बात आप सोचें, तो ये आपकी कामनाएं हो गई। या जरूरी बात, या कोई जरूरी बात किसी तक पहुंचाना हो। कहां तक पहुंचाना हो? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या समूह को, या पूरे समूह को अवगत कराना हो कोई बात, मन की बात, मन की भावनाएं, कामनाएं, या कोई जरूरी बात किसी एक व्यक्ति को या संपूर्ण व्यक्ति को, एक बहुत बड़े समूह को अवगत कराना हो अगर, तो उसे हम कहेंगे संदेश। वो जो तरीका है वह संदेश की प्रक्रिया कहलाती है। पहले हम अपनी जरूरी बात को कहीं पर लिखते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और उसके बाद उसे हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लिया कि हमें नव वर्ष की शुभकामनाएं किसी को देनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर टाइप करेंगे, सुंदर शब्दों में, अक्षरों में, अच्छे वाक्य बनाकर, और फिर उसे हम भेजेंगे। फिर वह दूसरे तक पहुंचेगा, फिर लोग उसे पढ़ेंगे, तब संदेश का एक चक्र पूरा होता है। यानी कि भेजने वाला जब संदेश भेजता है और वह संदेश जब पाने वाले तक पहुंचता है,
और पाने वाला उसे पढ़ लेता है, या अगर वह मौखिक बोलकर भेजने वाला संदेश है तो उसे सुन लेता है ना, या फिर किसी दृश्य के माध्यम से भी हम संदेश, अगर अस्पष्ट संदेश भेजना चाहें, है ना, तो उसे वह देख लेता है, तब हमारा संदेश का एक चक्र पूर्ण होता है। तो संदेश भेजने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों? जो संदेश भेजता है, जो संदेश भेजता है वह कहलाता है प्रेषक। बिल्कुल याद रखिएगा, हम जब संदेश भेजते हैं तो भेजने वाला प्रेषक कहलाता है, ठीक है। और जिसे भेजते हैं, जो प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्राप्तकर्ता या ग्राही या ग्रहणकर्ता। मतलब जो संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, जो प्राप्त करता है उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं, ग्राही कहते हैं, ग्रहणकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो संदेश में दो लोगों का होना जरूरी है, एक संदेश भेजने वाला और एक संदेश को प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बातें आपको बता दी। जब मन की भावनाएं, मन की कामनाएं या किसी जरूरी बात से किसी को हम अवगत कराते हैं तो वह जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम संदेश कहते हैं, ठीक है। जो संदेश भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं, और जो संदेश प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता या ग्राही या ग्रहणकर्ता कहते हैं, ठीक है। संदेश कितने प्रकार के हो सकते हैं? लिखित, मौखिक और देखने वाला संदेश, देखकर संदेश प्राप्त करने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हम विभिन्न आधार हैं, किसी एक आधार पर संदेश का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, अनेक आधार हैं जिसके आधार पर हम संदेशों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले जो संदेश की प्रकृति है ना, जो संदेश किस किस तरह के हो सकते हैं, उसके कितने आधार बनते हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, अनेक आधार ऐसे हैं जिस पर कि हम संदेश लेखन को बांट सकते हैं। पहली बात तो यह है कि संदेश हम लिख के भी भेज सकते हैं, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया का उदाहरण लीजिए बच्चों, आज उसे आप सबसे ज्यादा समझते हैं। मैं इसीलिए सोशल मीडिया को अपनी बात कहने का आधार बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कोई आधार इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज भेजने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप अपने मैसेज को टाइप करके उसे अच्छे से सजा के और उसे भेज देते हैं। तो जो पहला प्रकार हुआ मैसेज भेजने का वह होता है लिखित। पहला जो प्रकार हुआ वह होता है लिखित। अब आइए दूसरे प्रकार पर चर्चा करें। जब आप बहुत जल्दी में होते हैं, टाइप करने से बचना चाहते हैं, तो आप एक बटन दबाते हैं, आपका माइक्रोफोन चालू हो जाता है, आप माइक्रोफोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं और सीधे उसे भेज देते हैं। सुनने वाला क्या करता है? उसे चालू करता है, उसके स्पीकर में आपकी आवाज आने लगती है और वो आपका संदेश सुन लेता है, ठीक है। तो दूसरा संदेश क्या हो गया? दूसरा संदेश हो गया मौखिक। इसे हम मौखिक कहेंगे क्योंकि हमने इसे लिखा नहीं है। अब चूंकि हम इसे रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो ध्वन्यांकित कह सकते हैं, लेकिन ध्वन्यांकित कहना जरूरी नहीं है। वास्तव में हम वो मुंह से ही बोल रहे हैं। आप हमारे सामने रहते तो मुंह से ही सुन लेते, दूर है इसलिए हम रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, इसलिए वो संदेश मौखिक हो गया। एक संदेश हो गया मौखिक और दूसरा हो गया, पहला हो गया लिखित और दूसरा हो गया मौखिक। अब एक संदेश जो होता है वह होता है दृश्य के माध्यम से। जैसे कि हमने किसी को कोई ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया, जैसे कि आजकल बहुत सारा प्रचलन हुआ है, सुबह सुबह उठते ही आप किसी को गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, तो आप उसमें कुछ लिखते नहीं हैं, सिर्फ एक फोटो भेज देते हैं, उगता हुआ सूर्य भेज देते हैं, उड़ती आकाश में उड़ती चिड़िया की तस्वीर है उसे भेज देते हैं, या कुछ ऐसा कि सामने वाला देख के ये समझ जाए कि आप जो है शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और भी इसका एक साधारण सा उदाहरण, आजकल बहुत सारे स्माइली चल रहे हैं,
आप उनको भेज देते हैं। खुश हैं तो हंसता हुआ चेहरा, नाराज है तो रोता हुआ चेहरा, या लाल चेहरा या सींग वाला चेहरा, ये भेज देते हैं। तो संदेश का वह भी एक माध्यम है कि आप अपने मन की बात, भावनाएं या कोई जरूरी बात आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो वह हो जाएगा दृश्य पर आधारित। दृश्य पर आधारित, ठीक है बच्चों। तो लिखित, मौखिक और दृश्य पर आधारित, ये 3 तरह के मैसेज होते हैं। तो मैंने कहा ना कि मन की भावनाओं, कामनाओं या जरूरी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को अवगत कराने की प्रक्रिया संदेश कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम लिख के भेजते हैं तो लिखित संदेश, और उसका चक्र कब पूरा होगा? जब सामने वाला आपके लिखे को पढ़ लेगा, ठीक है। यदि हम मौखिक संदेश रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो सामने वाला अगर सुन लेगा, है ना, तो उससे हम मौखिक संदेश के चक्र का पूरा होना कहेंगे, ठीक है। और यदि हम कोई दृश्य पर आधारित कोई चित्र भेजते हैं तो सामने वाला उस चित्र को देखकर अगर आपकी भावनाएं समझ गया तो फिर हम ये कहेंगे कि दृश्य पर आधारित हमने एक संदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, ठीक है। तो संदेश सिर्फ भेजने से ही संपन्न नहीं होता है। संदेश का उद्देश्य तब पूरा होता है जब जिसे हम भेज रहे हैं, मतलब कि यहां पर मैंने लिखा था ना, ग्राही, ग्रहणकर्ता, जब उसे समझ लेता है, सुन लेता है या पढ़ लेता है, तब संदेश का एक चक्र पूरा होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आइए हम ये जो मैंने यहां पर जो लिखित संदेश लिखा है, वास्तव में यही हमारे काम का है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए हम इस पर बातचीत करते हैं कि ये क्या है, किस तरह का है ना, और कैसे हम लिखित संदेश लेखन को परीक्षा के अनुसार तैयारी करेंगे, ठीक है। जो संदेश लेखन की जो शैली है, तरीका जो है, औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। बच्चों आपको याद होगा कि औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक संदेश लेखन, पत्र लेखन के समय भी हमने आपको बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है। औपचारिक का अर्थ ये होता है जहां पर हम सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पूरा जो तरीका है संदेश लेखन का उसे हम पूरा करते हैं, उसे हम कहते हैं औपचारिक। और जहां पर हम बिल्कुल मतलब अब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते, औपचारिकता पूरी नहीं करते, बहुत ही सामान्य ढंग से हम संदेश पहुंचाते हैं, बहुत ही मतलब हम सतर्क नहीं रहते, तो उसे अनौपचारिक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि औपचारिक संदेश हम भेजेंगे या औपचारिक संदेश हमें मिलेगा तो किसका किसका मिल सकता है? जितने भी सरकारी, जितने भी विभागीय संदेश होते हैं सारे औपचारिक होते हैं, क्योंकि सभी का एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसमें उस संदेश को लिखा जाता है। तो सारे विभागीय संदेश, अब ये सरकारी विभाग भी हो सकता है, गैर सरकारी जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, उन संस्थाओं के संदेश भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। दूसरा, जो व्यापारिक संदेश होते हैं, व्यापारिक संदेश, ये भी औपचारिक होते हैं बच्चों। व्यापार से संबंधित जब आप संदेश आदान प्रदान करते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसका भी एक प्रारूप होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यापारिक संदेश। पत्र लेखन में भी यही मामला है। जब आप सारे विभागीय पत्र लेखन करेंगे, स्कूलों को लिखेंगे, किसी विभाग को लिखेंगे या व्यापार से संबंधित पत्र लिखेंगे,
तो पूरा एक प्रारूप होता है जिसे मैंने आपको पत्र लेखन में समझाया है। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी लागू होती है। शैली के आधार पर जो औपचारिक संदेश लेखन होता है उसमें विभागीय संदेश औपचारिक होते हैं, व्यापारिक संदेश औपचारिक होते हैं, और ऐसे संदेश जो लोकहित के लिए दिए जाते हैं, सार्वजनिक या लोकहित के लिए। सार्वजनिक या लोकहित में जो संदेश दिए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि दीवारों पे संदेश लिखे गए होते हैं, है ना, अनेक तरह की सूचना दी गई होती हैं, भावनाओं से भरी हुई सूचनाएं दी जाती हैं। देखिए बार बार जब मैं सूचना की बात कर रहा हूं तो उसमें भावना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सिर्फ सूचना तथ्य परक हुआ करती है, लेकिन जैसे ही उसमें भावना, भावुकता, इन चीजों का इस्तेमाल हुआ करता है तो उसे हम संदेश की श्रेणी में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो औपचारिक संदेश लेखन होते हैं बच्चों, वो विभागों के होते हैं, व्यापार के होते हैं, सार्वजनिक या लोकहित के होते हैं। लेकिन अनौपचारिक, जहां पे आपको किसी भी फॉर्मेलिटी का, किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना है, तो वो लोग कौन होते हैं? आपके दोस्त, मित्र, माता पिता, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, जहां पर आपको किसी गलती की सजा नहीं दी जाएगी, है ना, आप गलती कर सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे माँ को संदेश भेजना है, कैसी हो, मैं ठीक हूं, अच्छा कल आता हूं, भेज दिया आपने व्हाट्सएप में मैसेज अपना। दोस्त को भेजना है, हैप्पी बर्थडे, और ठीक है ना, चलो कल मिलते हैं। किसी फॉर्मेलिटी का पालन किया आपने? नहीं किया। किसी भी औपचारिकता का पालन किया आपने? नहीं किया। तो जब आप निजी, या आप ये कह सकते हैं, निजी से भी अच्छा शब्द है, पारिवारिक हो संदेश, मित्रों को दिया जाने वाला संदेश, रिश्तेदारों, नातेदारों को, तो संदेश लेखन का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं है बच्चों। ये तो एक मेहनत के बाद आने वाली बात है कि शिक्षक ने एक मेहनत किया और उसने संदेश लेखन को वर्गीकृत कर लिया कि कितने तरह के संदेश लेखन हुआ करते हैं। आप दूसरे शिक्षकों से मिलिएगा, या आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो अनेक वीडियो में अनेक तरह के वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मतलब मूल रूप से आप देखेंगे तो संदेश जिसमें औपचारिकता निभाई जाए और एक संदेश जिसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाए। ठीक है, तो ये ना शिक्षक के पढ़ाने पे भी निर्भर है कि वह किस संदेश को किस तरह का कैसे वर्गीकृत कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूर्ण रूप से मुझे जो समझ में आया है, मैंने जो समझा है, वो अपने ज्ञान के आधार पर आपको ये वर्गीकरण बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित परिपाटी नहीं है। स्वज्ञान के आधार पर ही आपको यह तय करना होगा कि कोई संदेश किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए भावनाओं के आधार पर जो संदेश है उसमें कुछ भावनाएं सूचना देने वाली होती हैं, तो सूचनात्मक संदेश, है ना, और फिर सुखद और इसी तरह से दुखद। तो सूचनात्मक जो होगा वो भी होगा जिसमें आप सूचनाएं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो औपचारिक की श्रेणी में हमने जिन संदेशों को रखा था वे सभी सूचनात्मक संदेशों में, जैसे कि विभागीय, व्यापारिक,
सार्वजनिक। अब इसी तरह से आप सुखद पर आ जाइए। सुखद संदेश। सुखद संदेश कैसे संदेश होंगे? जैसे मान लीजिए कि त्योहार पर, है ना, उपलब्धि पर, इसी तरीके से दुखद क्या हो जाएगा? जैसे जो हम शोक संदेश देते हैं, शोक पर, किसी के गुम हो जाने पर, गुमशुदा, शोक संदेश हो गया, गुमशुदा हो गया, या किसी तरह की हानि, किसी भी तरह की हानि, इस पर हम अगर कोई संदेश देते हैं, है ना, तो वो दुखद हो जाएगा। मतलब कि आप ये देखिए कि हम किसी भी तरह से संदेश का वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से। चाहे आप संदेश की लिखने, देखने, सुनने की प्रवृत्ति हो, उस पर आप लिखे तो मौखिक और दृश्य पर आधारित, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक, इसके आधार पर भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं, या सूचनात्मक, सुखद या दुखद, है ना, सूचनात्मक में विभागीय, व्यापारिक, सार्वजनिक, एक तरह से ये औपचारिक आप कह लीजिए। फिर सुखद में त्योहार पर, उपलब्धि पर, है ना, नए वर्ष की शुभकामनाएं, है ना, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, तो जितने भी त्योहार, तीज हैं और विभिन्न तरह की उपलब्धियां हैं जो हमें खुश करती हैं, है ना, सफलता पर है। और फिर जो दुखद है, शोक समाचार, जैसे परिवार में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई न रहे इस दुनिया में, तो शोक समाचार आप देखते हैं कि एक शोक पत्र बंटता है, उसमें भी समाचार दिया, उसमें भी सूचना दी रहती है कि इतने तारीख को ब्रह्मभोज है, इतने तारीख को चंदन पान है, इतने तारीख को पिंडदान है, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। फिर गुमशुदा, जब कोई गुम जाता है तो हम संदेश देते हैं, अखबारों में देते हैं कि फला व्यक्ति है, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गोराई ऐसी है, जिसको भी मिले वो कृपया हमें सूचना दे। तो ये देखिए भावना इसमें शामिल हो गई। तो ये सूचना भी है और एक तरह का संदेश भी है, ठीक है। फिर हानि, अगर कोई हानि हो गई, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसका संदेश देना हो, तो जो संदेश हमें दुख प्रदान करते हैं, जिन्हें पढ़कर हम दुखी हो जाते हैं, वो दुखद संदेश हैं। जिन्हें पढ़कर हमें खुशी मिले वे सुखद संदेश हैं। और सूचनात्मक, जिससे हमें कोई सूचना मिले, कभी कभी गुमशुदा जो है वो सूचनात्मक भी हो जाता है ना, क्योंकि हम इसमें गुमशुदा व्यक्ति की सूचना दे रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी के गुम जाने की सूचना मान लीजिए अपने परिवार को दे रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है रेलवे स्टेशन में मेरे साथ था, लेकिन अचानक वह नहीं मिला, गुम हो गया है, खोज जारी है, तो ये जब हम सूचना दे रहे हैं तो वो अनौपचारिक हो गया। लेकिन अब अगर हम किसी गुमने वाले की सूचना पेपर में प्रकाशित कर रहे हैं तो वो सूचनात्मक हो जाएगा संदेश, है ना। तो सूचनात्मक, सुखद और दुखद। तो बच्चों, इस तरह की अनेक श्रेणियां हैं संदेश लेखन की। लेकिन सवाल ये है, इसे तो हमने समझ लिया कि संदेश लेखन कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न, संदेश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कोई विषय दिया जाता है कि इस विषय पर संदेश लेखन कीजिए। बिल्कुल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश लेखन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संदेश लेखन किसे कहते हैं, सुखद संदेश क्या है, दुखद संदेश क्या है, ये सब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये तो आपको जानने के लिए मैंने बताया है। वास्तव में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कोई एक विषय दे दिया जाएगा और उस पर आपको संदेश लेखन करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक विषय मैं दे रहा हूं, उसका विषय यह है कि गणतंत्र दिवस के
आयोजन में शामिल होने के लिए छात्रों को संदेश दीजिए। ये प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आएगा। गणतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल होने के लिए छात्रों को संदेश दीजिए। यह औपचारिक है क्योंकि इसमें आपको पूरे प्रारूप का पालन करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है संदेश लिखने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि एक चौकोर एक सीमा रेखा खींचते हैं यूं, ठीक है। जैसे आप विज्ञापन बनाते हैं तो वर्गाकार या आयताकार, रेक्टेंगुलर या जो स्क्वायर शेप में जो आप खींचते हैं ना लाइन, ऐसे वैसा ही पहले आपको बनाना है। मान लिया कि मैंने ये एक यूं बना दिया। देखिए इसे बहुत सजाना नहीं है बच्चों, फूल पत्ती से सजाना नहीं है, ठीक है। जरूरी हो तो आप एकाध चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नए साल पर किसी को बधाई दे रहे हैं तो यहाँ पर फूल वूल लगा दिए, कोई सुखद समाचार दे रहे हैं तो फूल वूल लगा दिए, कुछ किनारा बना दिए, ऐसा कर दिए। लेकिन जो औपचारिक है उसमें आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक आयताकार एक चित्र खींचे। आप सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है संदेश। ये संदेश समझ में आ जाएगा कि ये संदेश है, ठीक है। अब यहां पर आप लिखिए विषय। किस विषय में आप संदेश दे रहे हैं? गणतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल होने हेतु संदेश। फिर लिखिए दिनांक। कितने तारीख को आप संदेश दे रहे हैं, मतलब किस तारीख का संदेश है ये, ठीक है। आप दिनांक लिख दीजिए और समय। जब आप ये संदेश दे रहे हैं तो उस समय घड़ी में कितना बजा है, ठीक है, कि ये संदेश किस तारीख को और किस समय यह संदेश प्रसारित हुआ, ठीक है। फिर अब आपको यहां कुछ नहीं लिखना है। जैसे आप किसको संदेश दे रहे हैं? छात्रों को, तो लिखिए प्रिय साथियों। प्रिय साथियों, अब आप पूरी बात लिख दीजिए। यहां पर पूरी बात लिख दीजिए। देखिए जब आप पूरी बात लिखते हैं तो अधिक से अधिक 2 पंक्ति या 3 पंक्ति, अधिक से अधिक 2 पंक्ति या 3 पंक्ति, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रिय साथियों, इस बार गणतंत्र दिवस का हमारे विद्यालय में आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। धन्यवाद। बस यही संदेश है। प्रिय साथियों, चूंकि छात्रों को संदेश दीजिए, आप दे रहे हैं छात्रों को संदेश, है ना, तो आप लिखेंगे कि प्रिय साथियों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में शानदार आयोजन हो रहा है। कृपया आप सभी इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने की कृपा करें। धन्यवाद। और इसे आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहां पर जैसे आप मान लीजिए ये लिख रहे हैं, प्रिय साथियों, विद्यालय में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी उपस्थित हों, ठीक है। यहां पर आप लिख दीजिए आयोजन स्थल। अब आयोजन स्थल क्या है? निश्चित रूप से स्कूल का प्रांगण, स्कूल का मैदान, यहां लिख दीजिए। फिर समय,
कितने बजे, ये तो आप सूचना जो दे रहे हैं उसका समय है, लेकिन ये जो समय है ये आयोजन का समय है कि आप कब बुला रहे हैं, आयोजन स्थल और समय। अब मैंने आपसे कहा था कि संदेश भेजने वाला क्या कहलाता है, प्रेषक। कौन भेज रहा है संदेश, यहां पर लिख दीजिए प्रेषक। वैसे जो आधुनिक पद्धति है उसमें प्रेषक भी इधर ही लिखा जाता है, तो आप भी इधर ही लिख दीजिए। हालांकि आप इधर लिखेंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं है, मैं इस पंक्ति को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, यहां पर आप लिख दीजिए। चलिए ऐसा कर लेते हैं, यहां पर लिखिए प्रेषक। प्रेषक कौन है, आप हैं, आप भेज रहे हैं, है ना। तो आप अपना नाम लिख दीजिए, नाम क ख ग कक्षा 10वीं। बस ये आपका संदेश हो गया, यही संदेश लेखन है बच्चों। अब इसमें कोई भी विषय हो सकता है, यही प्रारूप होगा। सबसे पहले लिखिए आप संदेश, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक लाइन बनाना है, आउटलाइन। पहला, ये पहला, ये जो आउटलाइन है वो। दूसरा, यहां पर लिखना है संदेश। तीसरा, यहां पर लिखना है संदेश का जो विषय है। हालांकि बहुत लोग विषय नहीं लिखवाते हैं, लेकिन आपको विषय लिखना चाहिए, विषय। चौथा, दिनांक। पांचवा, समय। और जिसे आप संबोधित कर रहे हैं, छठवां, संबोधन। किसके लिए आप लिख रहे हैं, छात्रों के लिए लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो आपके साथी ही हुए ना, तो प्रिय साथियों। फिर अगर जरूरी है, अगर आयोजन स्थल देना है तो आयोजन स्थल और समय, ये जरूरी पड़ने पर आपको देना है। हो सकता है किसी संदेश में इसकी जरूरत ना पड़े, है ना। तो अगर कहीं आयोजन हो रहा है तो जरूर बताइए आयोजन स्थल, समय। और ये सातवां, इसको सातवां अगर आप मान लें तो ये आठवां हो जाएगा। आठवां, प्रेषक का नाम और कक्षा। तो ये इन 8 चीजों का आप पालन करिए, आपका संदेश लेखन 1 नंबर का हो जाएगा, एकदम बढ़िया। तो ये एक तरीका है बच्चों संदेश लेखन का। आप अभ्यास करिए संदेश लेखन। जब आप अभ्यास करेंगे तो उसमें आप और सिद्धहस्त होते चले जाएंगे। अभी कुछ जो मेरे पास जो उदाहरण है उसमें से कुछ संदेश लेखन मैं आपके लिए भेज रहा हूं, इसे आप देखिए। 2-3 संदेश लेखन मैं यहाँ लगा रहा हूं ताकि आपको एक अनुभव हो सके कि संदेश लेखन कैसा होता है। और आप संदेश लेखन देखिए और मुझे अनुमति दीजिए। अगली कक्षा में हम अनुच्छेद लेखन की बात करेंगे। नमस्कार।